Hello students, this is standard 6 subject English, and in previous video we saw the lesson on Polish nuclear. In this lesson, Tom was a little boy and his auntie tried to give him nuclear. She studied about many statements, ideas how to give cure to Tom, but finally the situation was become very confused because the Peter, which was male cat of their house, Tom poured much amount of the liquid of medicine into Peter's mouth, and that's why the effect or impact of the medicine Peter could not bear and started running in the room round and round. The situation became very hard to control. Finally, his auntie solved the situation and advised to Tom not to do like this in the future. So such as we have completed the lesson, and now the time to do exercises. Today our topic is noun. So student, noun is naming word, and we have studied in grammar. Noun has two numbers, singular and plural. There are countable and uncountable nouns. Some of them are countable and some of them are uncountable. Countable means जिन्हें गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल जिन्हें गिना नहीं जा सकता. तो काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उसमें उसके दो टाइप्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल. पर जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके दो टाइप्स नहीं होते. उनको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में हम लोग नहीं समझते. उनका जो फॉर्म होता है हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है, उनका प्लूरल नहीं होता. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से इनके बारे में लिखा जा सकता है. तो काउंटेबल नाउन जो है और अनकाउंटेबल, इसमें इसके दो टाइप्स होते हैं या दो फॉर्म्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल. अनकाउंटेबल का एक ही फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म. अब काउंटेबल नाउन जो होते हैं इनको हम ये अथवा एंड लगाकर डिनोट कर सकते हैं. कई बार हम लोग बोलते हैं आई हैव अ पेन, पर इसी तरह से हम जैसे वाटर की बात करेंगे तो वाटर को हम काउंट करते हैं क्या, एक पानी दो, दो पानी दो, तीन पानी दो, इस तरह से नहीं बोला जा सकता. ग्लास ऑफ वाटर बोलते हैं, एक ग्लास पानी दीजिए. तो इस तरह से जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है. तो इसलिए उसमें ए या एन लगाने की जरूरत नहीं होती, यानी आर्टिकल ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती. हम लोग डायरेक्टली बोलते आई वांट सम वाटर, सम लगाकर बोल सकता है. ही गेव मी वाटर, ही गेव मी अ वाटर, इस तरह से नहीं बोला जाता. तो इस तरह से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं. उसके बाद कई बार हम लोगों ने देखा है मेनी और फ्यू. मेनी यानी बहुत, फ्यू यानी थोड़ा. उसके बाद मच, लिटल. ये जो है
जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसमें मेनी और फ्यू लगाया जाता है, मेनी और फ्यू। अनकाउंटेबल जो होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए मेनी और फ्यू नहीं लगाया जाता, तो क्या लगाएंगे, मच और उसका अपोजिट लिटल, मच एंड लिटल लगाया जाएगा। कई बार क्या होता है, इस काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में सम और एनी लगाया जाता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में सम और एनी लगाया जाता है। आप कई बार बोलते हैं आई हैव सम वाटर इन माय ग्लास, या देयर इज सम वाटर इन द रिवर, देयर इज मच वाटर, ऐसा भी बोला जाता है। लेकिन हम सम वाटर भी बोलते हैं। और जो काउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे कि कोई चीज है, पेन मान लो, मेरे पास अगर 8-10 पेन है तो हम बोल सकते हैं कि आई हैव सम पेन्स, काउंटेबल है, लेकिन इस क्वांटिटी को हम सम लगाकर बता देते हैं। तो इस तरह से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स यहाँ पर दिया है, और इसके बेसिक पर आपको एक्सरसाइज एफ आपकी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। उसके बाद हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है ये समझ लेते हैं। आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 22 पर डी एक्सरसाइज दी हुई है, ऐड द प्रीफिक्सेस इन क्लाउड ए टू द वर्ड्स इन क्लाउड बी टू मेक न्यू वर्ड्स। तो बच्चों इसमें प्रीफिक्स बोला है, प्रीफिक्स यानी क्या, तो प्रीफिक्स यानी इसमें दो वर्ड है, प्री और फिक्स। इसको यदि हम तोड़ देते हैं तो वर्ड बनेगा प्री प्लस अफिक्स, प्री प्लस अफिक्स। तो जो प्री यानी पहले, अफिक्स यानी फिक्स है, तो जो पहले फिक्स है, मतलब यदि कोई वर्ड लिया गया और उस वर्ड के पहले अगर कोई दूसरा लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर ऐड कर दिया जाए तो जो ग्रुप ऑफ लेटर है उसको प्रीफिक्स कहा जाता है। तो ये प्रीफिक्स हुआ। इस आधार पे आपको एक्सरसाइज डी कंप्लीट करनी है। जैसे मैंने अगर कोई वर्ड लिखा काइंड, KIND, तो इसके पहले यदि मैं कोई ग्रुप ऑफ लेटर ऐड करता हूं, जैसे UN लगा दिया गया तो अनकाइंड बनेगा। अब ये लगाने से क्या होता है, तो प्रीफिक्स लगाने से कई बार अपोजिट वर्ड बनते हैं, कई बार नई चीजें इंडिकेट होती है, कई बार वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है, और इसके ही अपोजिट सफिक्स होता है। सफिक्स ये वर्ड के पीछे लगाया जाता है, और जब ये सफिक्स लगाया जाता है तो इससे एक नया वर्ड बनता है। कई बार हम वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब बनाने के लिए सफिक्स लगाते हैं। तो इस तरह से प्रीफिक्स और सफिक्स ये दो टॉपिक है। उसके बाद वर्ब और सब्जेक्ट का कैसा एग्रीमेंट होता है सेंटेंस में वो पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
We have already studied the meaning of sentence, types of sentence, and so many examples. So, if the subject of a sentence is singular, the verb should be singular. यानी यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा. जैसे राम reads a book. सब्जेक्ट जो है राम ये सिंगुलर है, इसीलिए जो वर्ब है ये भी सिंगुलर है. उसके बाद यदि हमने दूसरा एग्जांपल लिया कि दे आर राइटिंग they are writing letters. अब यहाँ पे दे लिखा हुआ है तो प्लूरल है, प्रोनाउन है, तो इसीलिए यहाँ जो आर राइटिंग है ये प्लूरल फॉर्म में. ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे प्लूरल है क्योंकि एक व्यक्ति एक लेटर लिखेगा. अब इतने सारे बच्चे अगर हैं तो उतने सारे लेटर भी लिखे जाएंगे, तो लेटर भी यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो इस तरह से जो एग्रीमेंट होता है वर्ब का सब्जेक्ट से, ये समझना है हमें कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. जैसे टॉम इज नॉट एट होम, एक एग्जांपल दिया हुआ है, और टॉम एंड सीड, ऐसे दो अगर व्यक्ति है तो ईच की जगह आर लिखेंगे. उसके बाद यदि ईच है, एवरीवन है, इस तरह के वर्ड आते हैं. ईच, एवरीवन, वन ऑफ, नन, nobody, it is. अब ये जो वर्ड यहाँ पर आए हुए हैं, each, everyone, one of, none, nobody, इनका अर्थ कैसे लेना है? each यानी हर कोई, everyone हर कोई, प्रत्येक हम बोलते हैं उन्हें. one of the most, इस तरह से. तो वन ऑफ बहुत से हैं लेकिन उनमें से एक सिंगुलर. नन कोई नहीं, मतलब एक भी नहीं था. नोबडी कोई नहीं, नोबडी कोई भी नहीं, मतलब एक भी नहीं था. तो यहाँ सबसे हमें सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध होता है. तो ऐसे अगर ईच स्टूडेंट यदि लिख दिया जाता है तो हर एक स्टूडेंट आएगा. क्लास का हर बच्चा इन्वॉल्व तो है लेकिन वो ग्रुपली नहीं है, पर्सनली है, और इसीलिए ईच स्टूडेंट अगर लिखा है तो इज लिखेंगे. इज टैलेंटेड, ईच स्टूडेंट इज टैलेंटेड. या हम लोग ये नहीं लिख सकते आर टैलेंटेड, मीनिंग चेंज हो जाएगा. इसी को कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो इस पर डिपेंडेंट एक्सरसाइज एच आपको करनी है कंप्लीट. उसके बाद डायलॉग राइटिंग दी हुई है. यहाँ पर आपको स्टार्ट करके दी है डायलॉग, आपको उस डायलॉग को कंप्लीट करना है. उसके बाद एक्सरसाइज आई जो दी है उसको पढ़ना है, उस पर एक सिचुएशन बनाकर डायलॉग लिखना है. पेज नंबर 26 पर आपको एक राइटिंग स्किल दी है, नेट वाइज टॉपिक दिया हुआ है. यहाँ पर एक टेबल दिया है, उस टेबल की स्टडी करनी है और उस पर से पैराग्राफ बनाना है. तो इस तरह से ये जो चैप्टर है आर्ट पॉलिश न्यू क्योर, ये यहाँ पे खत्म होता है.
इसमें यदि आपको कोई डिफिकल्टीज रहती है, एक्सरसाइज सॉल्व करने में परेशानी आती है, तो आप व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म कर सकते हैं, फिर मैं आपको आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।